Good morning students and welcome to lecture for fast track batches accounts final accounts। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा अपनी अगली एडजस्टमेंट्स को। ठीक, एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से जो डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने डिस्कशन किस बेसिस के ऊपर किया था सर? हमने करी थी 4 एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड इनकम, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे। तो उन एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने एक एग्जांपल में आप लोगों से सारी डिस्कशन कर ली थी। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी अपने एक ICI के एग्जाम्पल के ऊपर जिसमें हम लोगों ने अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग वर्कर्स की सैलरी कैलकुलेट करी थी। होपफुली वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगली एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड 6। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 किससे बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये नाम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने हैं, राइट? बड़े जाने पहचाने से नाम है ये लोग। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां पे भी बेटा शब्द आएगा कैपिटल, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि वहां पे जो भी प्रिंसिपल सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा वो होगा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मैं अब आपको फटाफट याद करवाना चाहता हूं कि ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के तहत ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, इक्वल नहीं है। इन दोनों को आपने हमेशा बच्चों अलग मान के चलना है। जब भी हम लोग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इन दोनों को आपने हमेशा अलग मान के चलना है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर से बेटा इसके दो केसेस अराइज हो जाएंगे। पहला केस जब ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर होगी, और दूसरा केस जब ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी। तो अगर तो सर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मुझे फटाफट रिप्लाई करो बच्चों, क्या ये एक एडजस्टमेंट होगी? अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या वो एडजस्टमेंट होगी? क्या वो, उसका मतलब ये है कि अभी उसे हमें एडजस्ट करना है, या उसका मतलब ये है कि वो चीज़ एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है? अगर चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर है, हम क्या मान के चलेंगे कि चीज़ों की एडजस्टमेंट हो चुकी है या नहीं हुई? मेरा सवाल सिर्फ इतना क्या है, फटाफट रिप्लाई कीजिए बच्चों। जितने में आपके रिप्लाईज आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा देखिए, एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं बेटा। कि जब भी हम लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन हमने अभी फिलहाल ये समझना है कि बेटा जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करनी है। तो जरा यहाँ पे आ जाइए आप। दीज आइटम्स अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है। ट्रायल बैलेंस में आपकी कैपिटल आ रही होती है हमेशा क्रेडिट साइड पे, और जो ड्राइंग्स आ रही होती हैं वो हमेशा डेबिट साइड पे। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ, जो आपकी ड्राइंग्स होती थी ना, ये ड्राइंग्स आप लोगों की कैपिटल का ही पार्ट होती थी। ड्राइंग्स का अलग से कोई वजूद नहीं है। ये अल्टीमेटली एक टेम्पररी अकाउंट खोला जाता है जो रिप्रेजेंट करता है किसे? हमारे कैपिटल को। मतलब ये मान के चलिए कैपिटल का डेबिट वाला हिस्सा ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार में चर्चा करी हुई है। कौन से चैप्टर में सर? पार्टनरशिप में। वेरी गुड, चलिए। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं सर? यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। बेटा अब यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें आ जाती है। पहली बात तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर ये जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ठीक, एक हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और दूसरा हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है।
सर क्या ड्राइंग्स के ऊपर भी ब्याज मिलता है? बिल्कुल बेटा, आप सबने कैलकुलेशन भी सीखी हुई है, आप सबने किया भी हुआ है इसको पार्टनरशिप में। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है, अगर मैं नॉर्मल किसी एक्सपेंस को एडजस्ट करना चाहूँ, ऐसी एडजस्टमेंट करना चाहूँ जैसे हम लोगों ने सैलरी आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करी थी, तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करता हूँ? सर मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करता हूँ एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस पेबल या आउटस्टैंडिंग अकाउंट, राइट। अब यहां पे क्या होगा, एक्सपेंस की जगह आपका जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। यहां पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि सर इस आउटस्टैंडिंग अकाउंट की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है हमने अल्टीमेटली ओनर को देना है। अगर हम लोगों ने ओनर को ये इंटरेस्ट देना है तो ओनर का ऑलरेडी एक पर्सनल अकाउंट हमारी बुक्स में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, जिसका नाम क्या है बेटा, कैपिटल। रूल क्या लग गया, एक्सपेंस बढ़ गया और यहां कैपिटल बढ़ गया। वही दूसरी तरफ अगर मैं ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट की बात करूं तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, क्योंकि ओनर ने पैसा पहले विड्रॉ कर लिया, समय से पहले विड्रॉ कर लिया, तो वो उस समय का हमें कुछ ब्याज पे करता है। तो हमारे लिए क्या बन जाता है सर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या हो गया, फर्म का बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ गया। और डेबिट हम क्या कर देंगे सर, डेबिट हम कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। इसने क्या रिप्रेजेंट किया, इसने रिप्रेजेंट कर दिया सर कैपिटल कम हो गई। क्यों? क्योंकि कैपिटल जब जब भी डेबिट करनी है आप लोगों ने, आप लोग ड्राइंग्स अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन ने इसे कैसे किया है। तो क्वेश्चन में आपके सामने दो चीजें हैं बेटा, 1 लाख रुपए की कैपिटल है और साथ ही में ड्राइंग्स हैं आपकी 10,000 रुपए की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 800 रुपए। क्वेश्चन ने हमसे एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स मांगे हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या क्या मांगा है सर, हमसे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट मांगी गई। चलिए तो एडजस्टमेंट एंट्रीज देखते हैं। तो प्रिंसिपल यहां पे कौन सा वायलेट हो गया, बिजनेस एंट्री प्रिंसिपल। अजम्पशन यहाँ पे यही लगाई जा रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अकाउंटेंट ये मान के चला गया है कि सर ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको रिकॉर्ड मत ही करो। नॉन कैश एक्सपेंसेस को अक्सर अकाउंटेंट्स छोड़ देते हैं बेटा रिकॉर्ड करने में। तो आगे देखिए, एंट्री हम लोगों ने यही वाली पास करी जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करके आया हूँ, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ रूल गलत लगा हुआ है बेटा, यहाँ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, और दूसरी एंट्री ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब खाते आपको कौन कौन से क्लोज करने हैं, क्या कैपिटल और ड्राइंग्स को क्लोज करोगे सर? ड्राइंग्स अकाउंट भी क्लोज होगा अगर हम लोगों ने ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री पास करी है, नहीं करी कोई बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की पास करनी होती हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे सामने कौन कौन से हैं सर? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक एक्सपेंस है, तो उसी एंट्री के साथ खत्म होगा। ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंस कम हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो रेवेन्यू के हिसाब से खत्म होगा, रेवेन्यू कम। चलिए फिर आ जाते हैं हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्हीं एंट्रीज को पोस्ट किया गया है, ये वाली एंट्री इधर आ गई और ये वाली एंट्री इधर। अब बैलेंस शीट में आपके सामने क्या बच जाता है सर? एक तो सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में है। देखिए बेटा, अब इसे करने के दो तरीके थे। हम लोगों ने जब ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली एंट्री पास करी ना, तो ऑलरेडी ड्राइंग्स का अकाउंट जो है वो बढ़ गया। कितने से? अब देखिए, यहां 1 लाख में 8,000 रुपए ब्याज ऐड हो गया और यहां 10,000 में 800 रुपए ब्याज ऐड हो गया। यही चीज हुई। तो इसका मतलब अब तक वैल्यू जो बन चुकी है वो बन चुकी है 1,08,000 और यहां पे बन चुका है 10,800। तो अब आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? देखिए, इसको मैं इधर करके दिखा रहा हूं बच्चों। कैपिटल, ये सारा हम लोगों ने अंदर की तरफ करना होता है। 1 लाख रुपया,
अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, $8,000, इसमें से ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी 10,000, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर वो हमने ड्राइंग्स में ऐड करनी थी। तो अगर मैं यहां पे माइनस लिख के ड्राइंग्स में भी ऐड करके लिखता तो सिचुएशन विल बी सेम। तो मैंने अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो लेस करके दिखा। ये आपका टोटल कितना बन गया? 1,00,000 प्लस 8,000 10,000 97,200। ये आपकी बैलेंस शीट में हम लोगों को दिखा। हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये भी सवाल आया, सर इन्हें बैलेंस शीट में क्यों दिखाया जा रहा है? बेटा याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनका बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट पेबल जो है वो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो बैलेंस शीट में आना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाते अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक्सपेंस पेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक एक्सपेंस है, अगर ये एक्सपेंस पेबल है तो लायबिलिटी साइड में आना चाहिए था, तो हमने लायबिलिटी साइड में इसे ऐड कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, अगर कोई रेवेन्यू रिसीवेबल है तो वो एसेट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन हमने एसेट साइड पे नहीं लिखा, हमने उसको लायबिलिटी साइड में लेस कर दिया। बात एक ही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इन चीज़ों को दिखाया जाता है। ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है बेटा, इसी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये इन द एंड ऑफ द डे एक ही अकाउंट में मर्ज हो रहा है जिसका नाम क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस 2, अगर दोनों आइटम्स अपीयर कर रही हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब आप देखिए, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि हमारी जो कैपिटल की फिगर है वो होगी 1,08,000, और हमारे लिए जो ड्राइंग्स की फिगर है वो होगी 10,800। देखें, हम जब नया वाला केस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है सर, उसमें कैपिटल आ रही है 1,08,000 और ड्राइंग्स आ रहे हैं 10,800। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। थोड़ा सा डार्क हो गया, ऑलरेडी हमारे रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। रेवेन्यू बोल गया, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट। तो अब क्या होगा सर, किसी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री के ज़रूरत नहीं है और हमें क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, जैसे हमने पिछले केस में किया। एक बार देख लीजिए बेटा फटाफट इसको। बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 की तरफ बच्चों, डेप्रिसिएशन विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जरा फटाफट मुझे आंसर करके बताना बच्चों कि आप में से कितने बच्चों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर को पढ़ा भी है और उन्हें याद भी है और उन्होंने रिवाइज भी कर लिया है सर, कब? सीए फाउंडेशन में। जरा फटाफट आंसर करके बताना।
डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जब भी अराइज होता है तो डेप्रिसिएशन आज के टाइम में भी बेटा बहुत जगह पे बहुत एक ही बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत लोग नहीं लगाते हैं और बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन की कोई हम बोलते हैं लॉजिक ही नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन का क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिस्कस कर ली होंगी। फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि अकाउंटेंट्स इसे क्यों भूल जाते हैं। अकाउंटेंट्स इसे इसलिए भूल जाते हैं बेटा क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक, अब ये नॉन कैश एक्सपेंस तो है, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर इसे इसकी रिकॉर्ड करने की रेलिवेंसी भी तो है। एसेट को यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग बांटना भी तो ज़रूरी है। तो बहुत जगहों पे ये चीज़ को मिस किया जाता है। तो अब आपके सामने देखिए डेप्रिसिएशन और साथ ही में विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद है कॉन्सेप्ट बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का? फटाफट रिप्लाई करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? जल्दी, नहीं भी याद तो बता दो। चलिए बेटा, हो सकता है बाकियों को याद ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जिनको नहीं याद वो जाके डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ो, मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर भी फटाफट एक बार बता देता हूँ क्या होता था कि आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट को एसेट में नहीं डालते थे, आप अलग से प्रोविजन नामक खाते में डालते रहते थे और उसका एक फंड अलग से क्रिएट करते रहते थे। चलिए, तो अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अपीयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर कोई भी चीज़ आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, उस एडजस्टमेंट को अभी करना हमें पड़ेगा, उस एडजस्टमेंट को अभी तक नहीं किया गया है। तो देखिए बेटा क्या है, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, ट्रायल बैलेंस है 31/3/20 का। चलो बहुत बढ़िया बात है कि साल के दौरान ही परचेज किया गया है, रादर पहली तारीख को। तो 1 लाख रुपया मशीनरी की वैल्यू, तो हम मान के चलेंगे सर ये कॉस्ट होगी मशीनरी की, राइट? मशीनरी की ये कॉस्ट होगी। आगे वेजेस गिवन है 10,000 रुपये। अब सर अगर हम नॉर्मली वेजेस को समझते हैं, नॉर्मली वेजेस को पढ़ते हैं, तो बेटा हमें क्या लगता है, हमें ये चीज़ लगती है कि वेजेस सर ये वो वाले वेजेस होंगे जो हमने नॉर्मल अपना कोई काम वाम करवाने के लिए लेबर को दिए होंगे। ज़रूरी नहीं अगर मशीनरी के साथ वेजेस गिवन है तो ये वेजेस मशीनरी से रिलेट करते होंगे, क्योंकि बेटा ट्रायल बैलेंस पूरे साल का बन रहा है, एक्सट्रैक्ट बन रहा है, इसमें आइटम्स पूरे साल की होंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहली बात तो डेप्रिशिएट कीजिए मशीनरी को 10% एसएलएम। एसएलएम मेथड याद होगा सबको, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब उसके बाद वेजेस इंक्लूड 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी कोई भी खर्चा किया है तो बेटा वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए या अदर एक्सपेंस के नाम से बुक होना चाहिए? अगर मैंने कोई भी मशीनरी को या कोई भी एसेट को परचेज किया है बेटा, तो खर्चे जो हुए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, तो क्या वो सारे कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए या वो अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए? मैं जानता हूं आप सबको इसका आंसर पता है और आप सब आंसर करेंगे भी क्या सर, कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, राइट? तो अब यहां पे एक और चीज है बेटा समझने वाली, अगर कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट एसेट हम लोगों का कितना खर्चा हुआ है। तो देखिए
उसके लिए हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 गिवन थी, वेजेस इंक्लूड ₹4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक, अब हमने क्या कर दिया सर, वेजेस को हमने वेजेस अकाउंट के नाम से बुक कर दिया, सारे नहीं सर, लेकिन जो एटलीस्ट एसेट के साथ रिलेट कर रहे थे उनको तो वेजेस अकाउंट में नहीं डालना चाहिए था ना, लेकिन हम लोगों ने ये गलती करी। गलती नहीं करी, हम लोगों ने क्या किया बेटा, गुनाह किया। तो अब यहां पे समझो हुआ क्या एक्चुअल में, ये वेजेस अकाउंट जब हम लोगों ने अलग से खोल दिया ना, तो यहां पे क्रिएट हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता था, देसी भाषा में समझा देता हूं, एसेट को एक्सपेंस मान लो, एक्सपेंस को एसेट मान लो, बैलेंस शीट की आइटम को P&L में डाल दो, P&L की आइटम को बैलेंस शीट में डाल दो, ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक, तुमने प्रिंसिपल ही गलत लागू कर दिया। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, अगर मैं सही एंट्री देखना चाहता तो ये वाला जो खर्चा था ये वेजेस अकाउंट में नहीं, ये कौन से अकाउंट में जाता, ये मशीनरी अकाउंट में जाता। तो मैंने यहाँ पे एक गलती करी, मैंने इसको मशीनरी अकाउंट के बजाय वेजेस अकाउंट में डाल दिया। चलो सर, एक तो ये वाली गलती ठीक करनी है, दूसरा मुझे मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। अब मशीनरी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, क्या डेप्रिसिएशन मेरा है एक्सपेंस है? बिल्कुल सर, ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है। क्योंकि अभी एक एक्सपेंस बन चुका है तो इसके अगेंस्ट हमें देखना है कि सर ये है तो नॉन कैश एक्सपेंस। अब नॉन कैश एक्सपेंस है तो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट तो कम होगा, राइट, या कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट एसेट को कम कर लिया, जो भी एसेट है, और ये हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। तब देखें इसकी एंट्रीज इन्होंने क्या पास करी। सबसे पहले तो बेटा इन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 1 एंट्री पहले कर दी। ये ज़रूरी क्यों थी, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो निकल के आनी है। अब देखिए मशीनरी जो है वो 1 लाख रुपए की है। पहले हम सेकंड एडजस्टमेंट पास कर देते हैं कि क्योंकि हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया तो मशीनरी की असल कॉस्ट जो है वो सामने हमारे पास नहीं आई। असल कॉस्ट क्या होती है सर, असल कॉस्ट वो होती है जो एक एसेट को पुट टू यूज करने तक के खर्चों को ऐड करके बनती है। दैट मीन्स हमारे केस में कितना है, चलिए देखिए बेटा, हमारे केस में एसेट की वैल्यू 1 लाख गिवन है हमें, लेकिन होनी चाहिए थी कितनी, 1,04,000 होनी चाहिए थी, 1,04,000। अब 1,04,000 क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि सर 1 लाख रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट है और कॉस्ट में साथ साथ 4,000 रुपए के वेजेस भी ऐड होने चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, वेजेस अकाउंट में डाल रखा था तो पहले तो उस एक्सपेंस को क्रेडिट करके खत्म कर दिया, एक्सपेंस कम कर दिया। अब ये एक्सपेंस निकल के जाना कहाँ था, ये जाना था मशीनरी में, तो मैंने एसेट को डेबिट कर दिया और एंट्री पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, तुम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी सीखी है, और अदर देन दैट भी तुम्हें इस चीज़ को जर्नल में क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे अब डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन बेटा हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बोली गई है, 10% के हिसाब से। पहले मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी शो हो रही थी सर, पहले मेरी एसेट की कॉस्ट शो हो रही थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख प्लस 4,000, मतलब 1,04,000, और इसके ऊपर 10% लगा दिया मैंने, कितना बन गया 10,400, राइट। चलिए अब क्लोजिंग एंट्री क्या है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे वेजेस। सर ट्रेडिंग में क्यों, क्योंकि वेजेस बेटा हम मान के चलते हैं ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, गुड्स के ट्रेड करने से रिलेटेड है, इसी वजह से यहाँ पे डाल दिया गया है इसको 6,000 रुपए को। 6,000 कैसे रह गए सर, पहले 10,000 थे बेटा, 10,000 में से 4,000 चले गए मशीनरी अकाउंट के पास, तो तुम्हारे पास मतलब वेजेस अकाउंट के पास कितने रह गए, 6,000 रुपए रह गए। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा डेप्रिसिएशन हमारा दूसरा एक्सपेंस है, मतलब वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट को P&L अकाउंट में डाल देंगे। हाँ जी, तो यहां पे आ जाएगा आपका वेजेस 10,000 और इसके अगेंस्ट इंस्टॉलेशन वेजेस 4,000 लेस करके 6,000 रुपए बाहर, और दूसरा 10,400 आपका P&L अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा सर, सारी एडजस्टमेंट। देखो बेटा अब सारी एडजस्टमेंट में तुमने क्या करना है सर, मशीनरी अकाउंट जो है वो आ जाएगा आपका कितने से, 1 लाख रुपया,
पहले इसमें वेजेस ऐड करके दिखाओ, 4,000, ये आपका टोटल हो गया 1,04,000। इसमें से लेस कर दो आप डेप्रीसिएशन, कितने से सर? 10% से, मतलब ये हो गया 10,400। तो आपके जो एसेट का वैल्यू रह जाएगा वो हो जाएगा 93,600। अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो फिर क्या होगा? इसका मतलब सर सब बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि मशीनरी की वैल्यू पहले ही 93,600 आ रही होगी, वेजेस 6,000 रुपए के आ रहे होंगे और 10,400 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। अब आपका काम एडजस्टमेंट का नहीं, एडजस्टमेंट का नहीं रहा, सिर्फ क्लोज करने का रह गया है, पोस्ट करने का रह गया है। सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी का एक कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल माना जाता है। क्या रहता है कि देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ना ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आई होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार पहले तो सवाल रिपीट कर दूँ। सवाल ये है बच्चे का कि सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी का कॉन्सेप्ट सर क्या है बेसिकली। तो अक्सर ना क्वेश्चंस में ये चीज़ देखी जाती है कि सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कई बार ना क्वेश्चन बाइफरकेट नहीं कर पाता कि कौन से खर्चे जो हैं वो डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं, तो इकट्ठे से वो दे देते हैं सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी के नाम से। तो हम क्या करते हैं, जिसका नाम पहले होता है हम ये मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर पोर्शन का जो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब जैसे सैलरी और वेजेस की अगर बात हो रही है, सैलरी एंड वेजेस का मतलब ये है कि इस अमाउंट में सैलरी का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, और वेजेस एंड सैलरी की बात हो रही है तो ये माना जाता है वेजेस का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। तो जिसका पोर्शन ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में है, उसको आप संसद में बिठा दोगे। दैट मीन्स अगर सैलरी का पोर्शन ज़्यादा है तो वो P&L में चला जाएगा बेटा, और अगर वेजेस का पोर्शन ज़्यादा है तो वो ट्रेडिंग में चला जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल सी चीज़ है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक्स नहीं है, यही कॉन्सेप्ट माना जाता है। चलिए आगे। तो अब इसके लिए हमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज जो हमने सबसे पहले पास करी थी वही हम लोगों ने पास करते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग बेटा एक और एडजस्टमेंट आ रही है हमारे सामने, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को आज फिलहाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसमें पर एनम का कॉन्सेप्ट है। आज आप लोगों की क्लास बेटा थोड़ी सी छोटी ही थी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बताना ज़रूर चाहता हूँ इसमें क्या है। इस पूरी एडजस्टमेंट को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के आना है, आगे वाली एडजस्टमेंट्स को भी अच्छे से पढ़ के आना है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस एडजस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई गई है, ठीक, वो 9,000 लगा दी गई है 1 जुलाई 2019 के हिसाब से। अब पहली बात तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि वेजेस में 6,000 रुपये इंक्लूडेड हैं, इनकड हैं, ठीक, वो इस 30,000 में इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं वो वाले वेजेस जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के साथ लिंक करते थे। अब बेटा ज़रा समझना इस बात को ध्यान से, हमने डेप्रिसिएशन में भी सही चार्ज करी हो, मैंने अभी तक कैलकुलेशन चेक नहीं करी है, लेकिन इस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक सर वेजेस वाली एडजस्टमेंट हुई नहीं, डेप्रिसिएशन आपने निकाल रखी है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, गलत निकाल ली होगी, यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे ज़रा समझिए कि जब ये वाली एंट्री पास ही नहीं हुई और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है तो हमारे पास पूरा अधिकार है ये मानने का कि सर डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुई होगी। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में आप लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके मशीनरी टू वेजेस वाली, फिर सही डेप्रिसिएशन भी निकालोगे और देखोगे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। अभी तक देखो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है, इतनी चार्ज हो चुकी है। इसको ऐड बैक करके 2,10,000 में इसको ऐड बैक करके
आप सही कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं, राइट, सही कॉस्ट पर कि एक्चुअल में कितनी कॉस्ट थी। मतलब कि अगर मैं यहां पे फटाफट इसको कैलकुलेट करके बताना चाहूं आप लोगों को तो क्या हुआ, देखिए बेटा, अब यहां पे हमें गिवन था कि वेजेस 6,000 रुपए इनकर हुए हैं इंस्टॉलेशन पे। तो देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो कितनी है। पहले तो एज पर ट्रायल बैलेंस 2,10,000। अब बेटा अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो फटाफट सोच के बताओ कि क्या एंट्री पास हो चुकी होगी। सर एंट्री पास हो चुकी होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड, टू मशीनरी अकाउंट, यही वाली एंट्री पास हो चुकी होगी। दैट मीन्स हमने मशीनरी को सर कम कर रखा है, और कितनी वैल्यू से कम कर रखा है बेटा, हमने सर 9,000 रुपए से इसे कम कर रखा है। तो हम क्या, और इसे ऐड बैक हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वो गलत है। तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड 9,000। सर क्या मशीनरी रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स हो गई? नहीं हुई बेटा, एक और एडजस्टमेंट जो अभी आप लोगों ने पास करी है एंट्री, वो क्या है, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 6,000। तो कॉस्ट कितनी आ गई मशीनरी की, 2,25,000। अब हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, ठीक, वो कितनी बनती थी सर, एसएलएम बेसिस पे 10% पर एनम, पर एनम का ध्यान जरूर रखना है बेटा। और कितनी तारीख को परचेज किया गया है इसे, 1/7/19, और हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, 1 जुलाई 19 से 31/3/2020। तो आपका हो गया 2,25,000 इंटू 10% इंटू 9/12। ये आपका बन गया 16,875 रुपए। अब हमारे पास दो तरीके थे सर, पहले तो हम पुरानी वाली एंट्री को रिवर्स करें फिर नहीं डालें, क्या ज़रूरत है बेटा, एडिशनल डाल दो बस। इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कितनी है, 9,000, तो अभी आपको एडिशनल एडजस्टमेंट कितनी करनी है, 7,875 रुपए। वेरी गुड बेटा, तो इसके साथ आप एंट्री जो है वो पास कर दो, दैट्स इट। अगली एडजस्टमेंट बेटा क्लोजिंग स्टॉक की है, जिसे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए